वेलकम बैक टू योर चैनल फोकस्ड निधि दिस साइड। सो ऑल्दो हमने एक वीडियो कवर करी थी साइंस की, साइंस पार्ट ऑफ वन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चैप्टर्स की या अलग अलग प्रिपरेशन की बातें करी थी। बट अब हम जो चैप्टर पे आ रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में हम उसके नोट्स के साथ साथ पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे और विद इन 30 मिनट्स, चाहे आपने ये चैप्टर पढ़ा हो पहले या नहीं पढ़ा हो, ये चैप्टर हम खत्म करेंगे इसके प्रॉपर नोट्स के साथ, इसकी प्रॉपर फॉर्मूलेस के साथ, इसके प्रॉपर 1 मार्कर और पूरी एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके जो बोर्ड्स एग्जाम में उसमें आप इस टॉपिक में फुल स्कोर कर सकें। तो हम बिना टाइम वेस्ट करिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बस एक लास्ट चीज़ की, इसका जो PDF है नोट्स का और जो इसके सॉल्यूशंस का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे जाकर ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के अपने चैप्टर के साथ। तो प्रोबेबिलिटी के नोट्स जो है, ऑल्दो मैंने सिर्फ 3 पेज के ही ऐड ऑन करे हैं, ये 1 पेज, ये 2 पेज और ये 3rd पेज। बट फिर भी इसमें से सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का, तो जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ते चलेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें स्किप करते चलेंगे। आप बस उसे एक बारी रीड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये सिर्फ पढ़ने का है, रीड करने का है। देन रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो भी सिर्फ रीड करने का ही है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका जो ये फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास है कि number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ और आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डाइस। ठीक है, तो अब डाइस में क्या होता है, अगर हम देखें तो डाइस में ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो डाइस में सिर्फ यही ऑप्शंस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक ही नंबर आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि नीचे वाले जितने भी पॉसिबल आउटकम हो गए वो ये हो गए। अब मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लगाती हूँ कि मैं बोलती हूँ नंबर ऑफ डाइस लेस देन 3। तो लेस देन 3 में क्या होगा, 3 नहीं आएगा, सिर्फ 1 और 2 आएगा। तो कितने पॉसिबल, ये नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल कितने हुए, सिर्फ 2 हुए, तो 2 ऊपर आ जाएगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो 6 नीचे आ जाएगा। फिर 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो ये कट के आ जाएगा। तो हमने इसको कटना और सीखना नहीं है, हम बस यही सीखना है कि ऊपर क्या आता है, जो कि हमारे को जो लिमिटेशन दे रखी है, जो हमारे को कंडीशन दे रखी है वो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ, हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो अच्छे से इस कंसेप्ट को रीड करते हुए चलिए। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारा है अकरेंस ऑफ इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ये सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की तरफ। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिसको जो हो ही नहीं सकता, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे कि मैं डाइस का एग्जांपल दूँ, उसमें प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यही नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन द डाइस, कि डाइस पर 7 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डाइस पे कभी 7 आता ही नहीं है, तो उसकी जगह आ जाएगा 0। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट इवेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नया फॉर्मूला है जो कि हमने अभी आज तक यूज़ नहीं करा है, वो वाला। तो इसमें है कि PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस PE। सो ये फॉर्मूला है क्या, कैसे है, इसको पढ़ते हैं। इसमें ना कि PE नॉट हमें निकालना है, और ये जो PE है ये क्या है, ये हम देखते हैं। सो हमने ना अभी एक फॉर्मूला देखा था जिसमें क्या होता था, PE हम निकालते थे, जिसमें हम क्या निकालते थे, जितने फेवरेबल होते थे, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो ये वही PE है, तो ये वही PE है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें PE नॉट निकालना है तो हम PE नॉट कैसे निकालेंगे, 1 में से ना जो एक्चुअल ये वाली प्रोबेबिलिटी है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास PE नॉट आ जाएगा। वैसे तो ये समझ आना चाहिए आपको फॉर्मूला, बट अगर नहीं समझ आया है बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद जो मेन कंसेप्ट होता है हमारे यहाँ पर, जो हमें मेनली समझना होता है, वो होता है कार्ड्स का। बिकॉज मोस्टली 90% ऐसा ही होता है कि कार्ड्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। 90 नहीं, आई मस्ट से 95% ऐसा होता है कि कार्ड्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कार्ड्स का जो कंसेप्ट है समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि जैसे मैंने एक कार्ड का ना पैकेट ले लिया पूरा, ठीक है। इन पूरे पैकेट में टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो अब ना इसको ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि पहला होता है क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड।
तो ये उसके 4 सूट्स हैं, कौन कौन से? क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड। और ये दिखते कैसे अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। स्पेड इस तरीके से दिखता है, ठीक है। हार्ट आप सबको पता ही ऐसे शो करेंगे हम। डायमंड हम जो स्पेड होता है ना, इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, और जो डायमंड होता है वो इस शेप का होता है। क्लब जो होता है वो इस तरीके की शेप का होता है। सो ये जो 4 सूट्स होते हैं हमारे, हार्ट, डायमंड एंड स्पेड एंड क्लब्स, ये इस तरीके से होते हैं। यानी कि 52 जो कार्ड्स हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो हर पार्ट होता है ना, हर पार्ट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13, तभी टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसने बोला है कि हर सूट के अंदर क्या होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जो 9 कार्ड्स होते हैं ना, 13, अब पहले हम 13 कार्ड्स में समझने लगते हैं। 13 कार्ड्स में जो 9 कार्ड्स होते हैं कौन कौन से? 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। याद रखिए इसमें भी हमने 1 की बात नहीं करी। ये जो कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं 9 कार्ड्स, ये नंबर कार्ड्स होते हैं। बट इसके अलावा और भी कार्ड्स होते हैं, इसके अलावा 4 और कार्ड्स होते हैं, तभी मिलके वो 13 बनाता है। कौन कौन से होता है? एक होता है एस, जो कि नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद होता है हमारा जैक, जो कि नंबर 11 को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारी होती है क्वीन, जो नंबर 12 को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट में होता है किंग, जो नंबर 13 को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनिए, मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से अरेंज करके दिखाती हूँ। तो उसने बोला हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, और 13 कार्ड्स को मैं नंबर वाइज पूरा करती हूँ। एक फर्स्ट को हम बोलते हैं ए, यानी कि 1 की जगह हम यूज़ करते हैं ए, 2 की जगह हम यूज़ करते हैं 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6, 7 की जगह 7, 8 की जगह 8, 9 की जगह 9, 10 की जगह 10। लेकिन 11 की जगह हम जैक यूज़ करते हैं, और 12 की जगह क्वीन, और 13 की जगह क्या यूज़ करते हैं? किंग। तो इन सब को मिलाकर हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हो जाते हैं? 13 कार्ड्स। ऐसे ही 13 कार्ड्स क्या होंगे? अलग अलग के होंगे। जैसे मान लिए 13 क्लब के थे, तो 13 ऐसे ही डायमंड के होंगे, 13 ऐसे ही हमारे स्पेड के होंगे, 13 ऐसे ही हमारे किसके होंगे? हार्ट के होंगे। तो इसी तरीके से इनका पूरा सीरियल चलता रहता है। तो आई होप इतना भी क्लियर हुआ हो। अब इन 13 में भी सीन है। क्या सीन है कि ये क्या होते हैं, ये जो 13 होते हैं, जैसे कि हमने बोला जैक, क्वीन, किंग्स, क्लब्स, ये क्या होते हैं? ब्लैक कलर में होते हैं, ठीक है। जो हार्ट और जो डायमंड होता है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनने की बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि मेरे ये पूरे कार्ड्स थे, उसमें से इसको मैंने 4 सूट्स में डिवाइड किया था, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। अब बोल रहा है कि इसमें से जो स्पेड और जो क्लब होता है, स्पेड और क्लब, ध्यान से देखिएगा, जो स्पेड और क्लब होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर कार्ड्स, स्पेड और क्लब। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं स्पेड को काले से दिखा रखा है, क्लब को काले से दिखा रखा है, लेकिन जो हार्ट और जो डायमंड होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। देखिए, हार्ट भी रेड कलर का, डायमंड भी रेड कलर का। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो। तो इस वजह से क्या होता है, सो देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स। तो 13 स्पेड के, 13 क्लब के ब्लैक हो जाते हैं, और 13 हार्ट के और 13 डायमंड के ये कितने हो जाते हैं? ये 13 13 26 ब्लैक, 13 13 26 रेड हो जाते हैं। तो आई होप इतना समझ आया हो। तो इतनी चीज़ों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है अभी वो भी देखते हैं। बट उससे पहले उसने बोला कि इसमें जो किंग, क्वीन और जो जैक होते हैं ना, इन सबको हम बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि नंबर कार्ड तो कहाँ तक होता है? 10 तक होते हैं। बट उसके बाद किंग, क्वीन और जैक, जिसे हम बोलते हैं 11 12 और 13, ये हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें फेस बना होता है। तो टोटल कितने का फेस कार्ड्स होते हैं? अगर हम देखें 3 फेस कार्ड एक में होते हैं, तो टोटल हमने देखा था कितने? 4 होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, तो ये 4 होते हैं। तो 3 × 4 यानी कि 12 होते हैं हमारे फेस कार्ड। अभी मैं सारी चीज़ों को एक बार डिटेल में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स 4 में डिवाइड होते हैं। किस किस में? स्पेड, क्लब, हार्ट,
डायमंड। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, 52 कार्ड्स होते हैं, फिर इसमें डिवाइड होते हैं, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड जो मेरा पॉइंट हो गया वो ये हो गया कि हर किसी में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये मेरा हो गया कि मेरे पास 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, उसके अलावा एक ए होता है और उसके अलावा 3 फेस कार्ड होते हैं हर किसी में। उसके बाद हमें पता चला कि जो स्पेड और क्लब होते हैं ये होते हैं ब्लैक कलर के, और जो हार्ट और जो डायमंड होता है ये होते हैं रेड कलर के। तो यानी कि ये 13 हो जाएगा 26, ये भी 13 हो जाएगा 26, यानी कि हमारे पास 26 ब्लैक होते हैं और 26 कितने होते हैं, रेड होते हैं, रेड कार्ड। उसके अलावा हमने एक बात और देखी कि हमारे पास हर एक में, स्पेड में, क्लब में, हार्ट में, डायमंड में 3 जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं, कौन से, जैक, किंग, क्वीन, यानी कि 11, 12, 13 वो वाले। तो वो 3 होते हैं हर किसी में, और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने सूट्स हैं, 4। तो यानी कि हमारे पास 12 जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। और 1 नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो हमारी पूरी थी, ये हमारी पूरी स्टोरी थी। किस चीज़ की हमारी पूरी स्टोरी थी, ये हमारी कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ हो, इतना समझ आया हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि आपको आगे सॉल्व करने में इजीली हेल्प हो। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी भाई क्लियर हो गया। तो इसका एक टेबल हमने यहाँ पे ले रखा है। टेबल में बोला है टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 26 रेड है, 26 ब्लैक है। रेड में कौन सा आ रहा है, हार्ट और डायमंड आ रहा है। ब्लैक में आ रहा है स्पेड और क्लब। और जो हार्ट में एक एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है, और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। ऐसे ही डायमंड में भी क्या है, एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी ऐसे ही सेम चलता रहा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि दी इट्स नॉट क्लियर। सो मैं एक और बार वीडियो बना दूँगी। आई होप इतना क्लियर हुआ, तो मैं आगे मूव करती हूँ। आगे हमारा लास्ट जो पॉइंट है जो कि हमें समझना, उसके बाद क्वेश्चन यूँ झट से होंगे। सो वो है कॉइन्स के ऊपर। तो इसने बोला है कि एक कॉइन जो है, कॉइन्स में क्या होता है, एक कॉइन के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक हेड होता है और एक कौन सा होता है, टेल होता है। सो एक कॉइन के अंदर कितनी साइड्स होती है, 2 साइड्स होती है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम कॉइन टॉस करते हैं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने ये हमारा कॉइन है, मैंने इसको फ्लिप किया, तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आ जाएगा हेड या तो आ जाएगा टेल। ठीक है, सो अगर मैंने पूछा मैंने कॉइन टॉस किया है और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉइन लेंगे। कॉइन को एक बार टॉस किया तो उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी वो लिख देंगे, हेड प्रोबेबिलिटी, टेल प्रोबेबिलिटी। यही 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है हेड की, तो हेड कितनी बार है, 1 बार ही है, लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ऐसे में पूछो प्रोबेबिलिटी टेल की क्या है, तो टेल कितनी बार आ सकता है, 1, 2, कितने आउटकम्स है, 2, तो 1/2। तो इसमें और कुछ समझने का नहीं था। जो लास्ट हमारा बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट है वो हमारा डाइस का है, कि डाइस को जब हम फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक ही नंबर आ सकते हैं एक थ्रो में, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं कि नंबर लेस देन 1, नंबर लेस देन 6, नंबर इक्वल टू 4 एंड मोर देन 4। तो ऐसे हम कर इसकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम देख सकते हैं कि विदिन 13-14 मिनट्स हमने पूरा इसका नोट्स कंप्लीट कर दिया। अब आगे के जो टाइम है हमारे पास जो है वो हमारे को इसके क्वेश्चंस करने के लिए, तो हम जल्दी से भागते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या बोला, बिल्कुल ध्यान से सुना। इसने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट की प्लस एक प्रोबेबिलिटी कि इवेंट नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा। अब ये जो आंसर है ना, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने एक फॉर्मूला ऊपर देखा होगा, PE0 इज इक्वल टू 1 - PE। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ऊपर था जो कि बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपने बस 1-2 बार पढ़ा, आपको समझ आ गया। तो अब ना इसने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। इसने फॉर्मूला तो यही यूज़ किया, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट। तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E को इधर ही लिख देंगे, ये वाला इसके साइड माइनस में तो ला के प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E ये रहा, इज इक्वल टू उस साइड में क्या बच रहा है 1,
तो इसका आंसर क्या होगा 1। अभी भी समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ हैविंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अब इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट लेंगे, साथ में प्लस करेंगे। तो मैं इसको इस साइड ले आऊँगी, तो मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन ईवी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जब मैं इन दोनों को इधर ले आई तो इस साइड क्या बच रहा है, सिर्फ 1 ही तो बच रहा है। तो हमारा यहाँ पे आ गया आंसर 1। आई होप समझ आया हो, नहीं आया हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं अच्छे से क्लियरली समझा दूंगी। पर मुझे मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, बट अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए, मैं एक बार प्लेन स्पेस पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो रहा था ना उसमें से हम उसको 1 से माइनस कर देते तो हमें पता चल जाता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये इवेंट नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बट अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी भी हो और नो भी हो, तो उसमें क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमने इसको इस साइड ले आएंगे। तो हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड इवेंट, ये हमने जब इधर ले आए इसको तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 1, तो हमने यही आंसर में ऊपर लिख दिया 1। ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया 1, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। आई होप अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। तो इसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की है कि वो नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसने बोला कि जो देखो जो प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट नहीं हो सकती है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इसकी 0 प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। हमने ऊपर देखा था ना कि हमने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन द डाइस, बट 7 आ नहीं सकता था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी आने की 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, IE। आप पूरा लिखेंगे, मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में, ये इसका आंसर नीचे लिखा हुआ IE। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इसका जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट में इसने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट की जो कि सर्टेन है कि होगी ही होगी। देखो किसी भी की भी सर्टेन की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 होती है, और ऐसे इवेंट को जो होगा ही होगा उसको हम बोलते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 जो है कि जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑन एक्सपेरिमेंट इज़, कि मेरी बात सुनो कि जो जितनी भी, अगर मैंने मान लिया कि जो सम होता है जितनी भी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मान लो कि मैंने पूछा मैंने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 नंबर ले लिए अपने। अब मैंने एक कंडीशन डाल दी कि नंबर लेस देन 2 में अगर हम देखें तो आ रहा है 1/6। ठीक है, फिर मैं बोल दूँ नंबर लेस देन 4, तो 4 से पहले 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/, नंबर लेस देन 4, हाँ 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अगर ये दो सम, अगर हम इन दोनों का सम निकालेंगे 1/6 प्लस 1/2, तो ये हमेशा 1 के बराबर ही आना चाहिए। तो उसने यही बोला कि जितनी भी सम होता है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ का हमेशा इवेंट एक्सपेरिमेंट का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना। अगर आप इसको स्किप करें इन फिलिंग द ब्लैंक्स को, तो मैं बता सकती हूँ कि 1 मार्कर्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इसके से नंबर कट जाते हैं। या तो एक ही क्वेश्चन आ जाएगा चैप्टर में से थोड़े ज़्यादा नंबर का, 2-3 नंबर का, या तो ऐसा हो जाएगा कि एक मार्कर में से तो आएंगे और साथ में आगे बड़े वाले क्वेश्चन से भी आ जाएंगे, तो इसलिए इसको मिस मत करना। नेक्स्ट इसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, सुनो हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, और लेस देन में आ जाएगा 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, या तो प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होगी 1 के, एक सेकेंड, या हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 मैंने बीच में ले लिया, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 से ग्रेटर नहीं होती, ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो ग्रेटर देन तो होगी हमेशा 0 से, क्योंकि 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। कभी आपने देखा नहीं होगा 2-3 प्रोबेबिलिटी आती है, नहीं। तो जो इसका है ना कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए आएगा 0 और इक्वल टू के लिए आएगा 1, और लेस देन और इक्वल टू के लिए भी सिर्फ 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होती है ऐसी हो सकता है कि या तो 1 आए या 0 आए, 2-3 नहीं आ सकता। तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो इसका आंसर आ गया 1। आई होप ये समझ आ गया। वैसे ये समझने के नहीं है, ये याद करने के, रटने के क्वेश्चन है, बिकॉज
इसमें कुछ मतलब थ्योरेटिकली समझने का नहीं था जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स ऊपर कवर करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी ऐसी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। जैसे कि इसने बोला है कि ड्राइवर है, उसने स्टार्ट करा, एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो जो कार है या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो इसने बोला कि अगर एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है गाड़ी को स्टार्ट करने का, तो दो पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं, या तो स्टार्ट हो जाएगी कार या नहीं होगी। तो इसलिए ना इसके इक्वल आउटकम हुए, क्योंकि या तो नहीं होगी एक आउटकम या होगी एक आउटकम, तो दोनों ही इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसलिए हमने बोल दिया कि इक्वल आउटकम है। दूसरी बात, इसने बोला कि एक प्लेयर ने फुटबॉल को शॉट करने का इसने अटेम्प्ट किया, तो क्या होगा, या तो वो मिस कर देगा या वो शूट कर देगा, शॉट कर देगा। तो ये भी क्या है, इसने बोला कि अगर एक प्लेयर जो है अटेम्प्ट करता है फुटबॉल को शॉट करने का, तो दो पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो वो शॉट कर देगा या मिस कर देगा। तो ये भी क्या हो गए, इक्वल आउटकम हो गए। थर्ड, इसने बोला कि ट्रायल किया गया, उसमें आंसर करना है ट्रू या फॉल्स, तो आंसर हमेशा राइट ही होगा या रॉन्ग भी होगा। तो इसने बोला कि अगर ट्रायल किया गया आंसर करने के लिए ट्रू या फॉल्स, तो दो ही पॉसिबल आउटकम होंगे, या राइट होगा या रॉन्ग होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इसलिए ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा, ये भी इक्वल आउटकम्स आ रहे हैं। अब इसने बोला एक बेबी इज़ बॉर्न, अब एक बेबी बॉर्न हुआ, या तो वो लड़की होगी या लड़का होगा। तो उसने बोला कि जब एक बेबी बॉर्न करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो हैंस एक्सपेरिमेंट ये भी क्या है, इक्वली आउटकम्स है, हैंस ऑल इवेंट हैव टू पॉसिबल आउटकम्स, सो बोथ आउटकम्स आर इक्वल। तो देखो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि लड़की लड़का नहीं भी और वो कुछ और हो जाए, तो बट यहाँ हम एक जनरल केस की बात करें तो या तो लड़की होगा या लड़का होगा। तो अब इसने ये क्या था, ये कुछ भी नहीं था कि बस इसने बोला कि ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इसके कितने आउटकम हो, अगर किसी के भी दो आउटकम आ रहे हैं, वो दो आउटकम हमेशा इक्वली होंगे। जैसे कि अगर बेबी है, गर्ल या बॉय है, दो आउटकम है, तो हमेशा ही ये इक्वल होंगे, ठीक है। या हमने ऊपर एक देखा था, गाड़ी स्टार्ट करेगा तो हमेशा दो आउटकम ही होंगे, या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। अगर दो आउटकम है तो हमेशा इक्वल होंगे। कुछ भी नहीं था, बकवास सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding the team should get the ball at the beginning of a football game? तो हमेशा हम कॉइन टॉस कर कर ही क्यों बता सकते हैं, हम क्यों मानते हैं कि सही तरीका बताने का, क्योंकि ना जब हम टॉस करते हैं ना हमेशा इसके इक्वल आउटकम ही होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो कि इक्वली लाइकली इक्वल होते हैं। तो हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि टेल दो बारी है या हेड दो बारी है। हम ऐसे ऊपर करेंगे, अब वो किस्मत पे डिपेंड करेगा कि आपका हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो इसलिए हम इसको जो एक पॉसिबल एक इम्पॉर्टेंट और इक्वल आउटकम की तरह लेते हैं, क्योंकि हमें इसका पता है कि इसका हमेशा क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। देखो अगर हम देखें 2/3 -1/1.5 15% 0.7, तो अब इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंट्स में हो सकती है, कैन बी इन पॉइंट्स, तो यानी कि 0.7 बिल्कुल ठीक हुआ। प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कैन बी इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मतलब 2/3 भी सही हुआ। अब 15% मतलब 15/100, तो ये भी फ्रैक्शन में है, तो यानी कि 15 भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसलिए -1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इसने क्या बोला, अरे बड़ा इजी है, जो हमने फॉर्मूला किया था वही है, कि इसने बोला कि जो PE है = 0.05, तो PE नॉट क्या होगा। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, ऊपर था PE नॉट = 1 - PE, ठीक है। तो हमने PE नॉट ही निकालना है, तो 1 में से हम क्या माइनस करेंगे, क्योंकि PE हमारे को दे रखा है, तो 0.05 हम माइनस कर देंगे। तो 1.00 में से हमने 0.05 माइनस किया, तो हमारा आ गया 10 में से 5 गया 5, ये हमारा आ गया 9, तो हमारे पास आ गया 0.95। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो, अब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये बिल्कुल इसका आंसर भी दे रखा है, इसमें से भी आप मैच कर सकते हैं और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने बोला एक बैग है जिसके अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है सिर्फ, कि उसके अंदर सिर्फ जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही है। तो मलिनी ने टेक आउट करी, एक कैंडी उसने निकाली बिना बैग के अंदर देखे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालेगी। अब देखो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं भाई, लेमन फ्लेवर्ड है, तो ऑरेंज फ्लेवर निकालेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि है ही नहीं अंदर।
पर उसने बोला कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालेगी, तो वो कैसी होगी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही है उसके अंदर, तो उसने एक निकाली, तो हम बोल देंगे कि क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, तो मलिनी ने एक निकाली, तो हम बोलेंगे कि एक ही प्रोबेबिलिटी है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही थी। आई होप समझ आएगा, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी थी नहीं, तो हमने इसकी जगह 0 लिख दिया। बहुत ईजी होता है समझने के लिए और स्कोरिंग भी बहुत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। आई एम सॉरी, ये रोटेट हो गया था। अब इसने बोला है कि इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स की कि उनका सेम दिन बर्थडे नहीं आता, वो है 0.992। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उन दोनों बच्चों का सेम दिन बर्थडे आता है। अरे वही सेम कॉन्सेप्ट हमने ऊपर जो यूज़ किया था वही करना है। हमारे को पता है पी ई नॉट क्या होता है, 1 माइनस पी ई, यही होता है ना। आप उसको और तरीके से याद मत करिए, जैसे इन्होंने तो प्लस करके दिखा दिया, आप उसको ऐसे मत तरीके से याद करिए, यही वाला फॉर्मूला याद रखो। अब इसने बोला है कि इज़ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो वो पी ई नॉट में आ जाएगा। तो पी ई नॉट की जगह क्या मैं लिख दूँगी 0.992। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ये ना पहले हम क्या करेंगे, और इसने बोला कि 1 की जगह 1 ही रहेगा, और पी ई जो हमें निकालना है, पी ई हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पी ई को उस साइड ले आऊँगी और नंबर को नंबर के पास ले आऊँगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, पी ई हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, पी ई हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी ई नॉट। सॉरी, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। पी ई नॉट का फॉर्मूला होता है पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी ई नॉट दे रखा है, 1 दे रखा है, पी ई निकालना है। तो पी ई को मैं इस तरफ ले आऊँगी, तो मेरा हो जाएगा पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई नॉट। तो पी ई की जगह पी ई लिखूँगी, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस पी ई की जगह ये पी ई नॉट है, पी ई नॉट की जगह क्या लिखूँगी 0.992। अब मैं 1 में से 0.992 माइनस कर दूँगी, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो मेरे पास आ गया 0.008 मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। हमने सिर्फ माइनस किया है, हमारे को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। अब हमने पी ई नॉट दे रखा था, 1 दे रखा था, पी ई निकालना है, तो हमने पी ई को इस साइड ले आए और इस पी ई को उधर ले जाए, तो हमारा हो जाता है पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई नॉट। हमने वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम उठते हैं कि एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। तो एक बैग के अंदर से रैंडमली बॉल निकाली गई, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड होगी, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो नॉट रेड होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेड बॉल कितनी है, 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो रेड होगी। रेड है 3, टोटल कितनी है 5, 5 ब्लैक बॉल है और रेड 3 बॉल है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो टोटल कितनी है 8, उसमें से रेड कितनी होगी 3/8। आई होप इतना समझ आया हो। नेक्स्ट इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड नहीं होगी। तो देखो रेड है 3, टोटल है ब्लैक है 5, तो रेड नहीं होंगी तो मतलब वो ब्लू होंगी। तो यानी कि ये पूछना चाह रहा हमसे ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने ब्लू कितनी है 5, टोटल कितना था 8, तो 5/8 हमारा आंसर आ गया। आई होप ये समझ आया हो। नेक्स्ट हम मुड़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमने जब क्वेश्चन जो है कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, एक बॉक्स के अंदर ना 5 मार्बल है, 5 मार्बल है, 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। ठीक है, अब हमने ना मार्बल को निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड मार्बल होंगे। अब भाई देखो पहले रेड कितने हैं 5, तो ऊपर लिख दिया, और टोटल कितने हैं 5 और 8 और 4, तो 9 और 8 मतलब 17 टोटल है। तो मैंने नीचे लिख दिया 17 और ऊपर लिख दिया 5 की रेड की प्रोबेबिलिटी है 5/17। फिर है वाइट की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, वाइट कितने 8, टोटल कितने 17, तो 8/17। फिर इससे पूछा नॉट ग्रीन, ध्यान से सुनना, ग्रीन नहीं पूछा, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन मतलब इसको छोड़, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ के इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13/17। ये समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा बताती हूँ। अब इसने देखो रेड का पूछा, तो मैंने रेड के जितने वो लिख दिया और डिवाइड बाय टोटल लिख दिया। फिर इसने 8 वाइट का पूछा, तो 8 थे वाइट और नीचे टोटल थे वो कर दिया। अब इसने बोला ग्रीन नहीं, तो ग्रीन को हम काट देंगे। ग्रीन के अलावा कौन कौन है, वाइट और रेड, इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13 और टोटल कितने हैं 17, तो 13/17 आया है। आई होप क्लियर हुआ हो।
इतना ज़्यादा डाउटफुल नहीं है, एक बार फिर से बता देती हूँ। उसने बोला था नॉट ग्रीन, तो ग्रीन को छोड़ेंगे और जितने जो ऑलरेडी बचे हैं उनको ऐड करेंगे, यानी कि किस किस को ऐड कर देंगे हम, 8 और 5 को ऐड करेंगे। 8 और 5 हो जाता है 13, टोटल था 17, तो 13/17 इसका आंसर आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन कहाँ गया, आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन जो है वो गायब हो गया है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 कर फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। तो उसने बोला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि गोपी जो है उन्होंने फ़िश बाय करी शॉप से उसके एक्वेरियम के लिए। तो शॉपकीपर ने क्या करा था, एक फ़िश रैंडमली निकाल दी। तो फ़िश के अंदर 5 मेल फ़िश हैं और 8 फीमेल फ़िश हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मेल फ़िश निकालेंगे। अब ये मेल फ़िश कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 8 और 5 13। तो मेल फ़िश निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/13। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक गेम जो है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग टू द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने बोला कि ऐसे गेम है, उसमें ऐसे तीर लगा हुआ है, हम इसको ऐसे इसको गोल घुमाते हैं तो ये एरो किसी नंबर पे आ जाता है, या तो 1 पे या 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे या 6 पे या 7 पे या 8 पे, किसी पे भी आ जाता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो लाइकली आउटकम है या तो 1 पे आएगा या 2 पे आएगा या 3 पे आएगा, 1/2 पे नहीं आ सकता। तो इसमें बोलता है प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 8 पे आएगा। अब देखो 8 तो एक ही बारी है, तो एक बार 8 लिख दिया और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 आ गया। पता है क्यों, क्योंकि 8 पे आएगा एक ही बारी घुमाएंगे तो एक ही 8 है, तो एक ऊपर लिख दिया और टोटल कितने थे 8, तो 1/8 लिख दिया। अब इसने लिखा ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन कौन सा, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है और 7 ऑड है, तो 4/8। अब देखो इसे काट देंगे, 4 1 4 4 2 8। समझ आया क्या कि हमने इससे पूछा कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, तो ऑड कितने थे 4, टोटल कितने थे 8, तो 4/8 तो हो जाएगा 1/2। अब इसने बोला है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा कौन कौन सा है, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, क्योंकि 1 और 2 ग्रेटर देन 2 बोला है तो 1 और 2 कट गया, तो उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 बचे और टोटल कितने थे 8, तो इस जगह 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसने बोला अ नंबर लेस देन 9 से छोटा। अब 9 देखो 9 तो है नहीं, 9 से छोटे कितने होंगे, ये सारे ही होंगे, तो 8/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1। आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। सो ये इसके सोल्यूशन है, आप अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 लास्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जो बचा हुआ हमारा 10th क्वेश्चन है और आगे की क्वेश्चन। इसने बोला एक डाइस को हमने थ्रो करा एक बारी, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि प्राइम नंबर आएगा, जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में आएगा या ऑड नंबर आएगा। सबसे पहले तो हम जितनी भी डाइस की प्रोबेबिलिटी वो लिख देते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, सेल्फ और 1। जैसे कि अब मैं बता दूँ आपको 10 तक ही बता देती हूँ, वैसे 6 तक यूज़ है पर मैं आपको 10 तक बता देती हूँ। अब जो प्राइम 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो खुद की टेबल में भी आता है और 1 की भी टेबल में आता है, बट फिर भी ये प्राइम नंबर नहीं होता। 2 खुद की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। 3 खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है। अब 4 नहीं हो सकता क्योंकि खुद की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, साथ में 2 की भी टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, इसलिए 4 नहीं होता। अब 5 खुद की टेबल में ही आता है और 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। अब 6 नहीं हो सकता, खुद की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की भी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में आता है। तो बस अब इतना समझ लेते हैं कि 1 से लेकर 6 तक अगर हम देखें सिर्फ 2 3 और 5 जो है प्राइम नंबर है। तो इसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर कौन कौन से थे हमारे 2 3 5, तो ये 3 प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने 3 लिख दिया ऊपर। और टोटल आउटकम कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो 3/6, 3 1 3 3 2 6। इतना क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2 से 6 के बीच में आ रहा हो, तो मैंने लिया 2 के बीच में, 2 से लेकर 6 तक के बीच में कौन सा आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, ना ही 2 आएगा क्योंकि इनके बीच में बोला। तो यानी कि 3 4 5 कितने हुए 3,
टोटल कितने थे 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका भी 1/2 आ गया। नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर कौन कौन से है? 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो ये भी 3/6, तो ये भी 1/2। तो सबका आंसर क्या आ गया? 1/2 1/2 1/2। आई होप क्लियर हुआ, इसमें कुछ डरने वरने वाली बात नहीं है। तो हमने इस वीडियो में अपना 13 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर दिया है, इसमें कि हमने नोट्स भी कंप्लीट करे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट भी कर दिया। अब हम आगे वाले क्वेश्चन, एक जो 10th हमारा बचा हुआ है वो वाला, और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ और क्लियर कर पाए प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और स्कोर कर पाए अपने बोर्ड के एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक एंड वर्क हार्ड, और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करती रहिए। एंड स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।